आज आप लोग को फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो वीवीआई है। क्या है कि सीएनजी गैस क्या है। ये 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएनजी गैस क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सीएनजी गैस के रूप में लगभग 80 से 90% मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण में कम ऊर्जा घनत्व होता है। इसमें क्या होता है, कम ऊर्जा खपत होती है। सीएनजी गैस, ये क्या है, सीएनजी गैस वाहनों में उपयोग किया जाता है, यानी ये सीएनजी गैस क्या है, प्रदूषण मुक्त गैस है, ठीक ना। इसका उपयोग क्या किया जाता है, वाहनों में युक्त किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या हो गया, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो। तो सीएनजी गैस में क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है, क्योंकि इसे 200 से 250 किलोग्राम सेंटीमीटर 2 के दबाव पर संपीड़ित किया जाता है। यह गैस को एक सिलेंडर में स्टोर करने के लिए वाहनों को सक्षम बनाता है और इस प्रकार इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि सीएनजी गैस क्या है, तो आपको क्या लिखना है, सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है और सीएनजी गैस में क्या होता है, मीथेन हाइड्रोकार्बन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें क्या कर रहा है कि सीएनजी गैस के रूप में लगभग 80 से 90% क्या होता है, मीथेन युक्त होता है। कितना, 80 से 90%। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, 80 से 90% मीथेन क्या होता है, युक्त होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध क्या है। क्या बोला, प्रतिरोध क्या है। ध्यान दीजिए, जब चालक तार यानी जिससे विद्युत होकर गुजरता है, वो क्या है, चालक तार यानी तार से होकर जब विद्युत गुजरता है तो वो क्या होता है, उसमें प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध होता है जो करंट को यानी धारा को अपने सीमा तक चलने देता है। क्या होता है, प्रतिरोध क्या करता है, रोक लगाता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो कह रहा है कि प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध है धारा को जो रोकता है, वो क्या है, प्रतिरोध। तो ध्यान दीजिए, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। वो धारा को क्या करता है, विरोध करता है, तो क्या कहलाएगा, ये प्रतिरोध कहलाएगा। तो देखिए प्रतिरोध का सूत्र यानी प्रतिरोध को हम आर से सूचित करेंगे और प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V बाय टी। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V बाय टी। नेक्स्ट है इसका एसआई मात्रक ओम होता है। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछेगा तो ओम में क्या करना है, मीटर लगा देना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। नेक्स्ट है उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को बताएं। उत्तल लेंस का किस किस चीज में उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस लगा रहता है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है फ्यूज के तार की 3 विशेषताओं को लिखे। फ्यूज का जो तार है इनकी क्या करना है, 3 विशेषता लिखना है। तो इसकी 3 विशेषता क्या है, निम्नलिखित है। फर्स्ट क्या है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। देखिए फ्यूज का तार, इसका प्रतिरोध उच्च होने का मतलब क्या हो गया कि प्रतिरोध उच्च है, यानी विद्युत धारा को क्या करेगा, अपने सीमा से चलने देगा। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका उच्च है। नेक्स्ट है इसका गलनांक न्यूनतम होता है। गलनांक क्या होता है, न्यूनतम, यानी अधिक से अधिक विद्युत धारा यदि गुजरेगा फिर भी क्या होता है, इसका गलनांक न्यूनतम है यानी कम है। फ्यूज तार को हमेशा विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज तार जो इसको क्या किया जाता है, हमेशा विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है। किसको, फ्यूज तार को।
नेक्स्ट है पानी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? यदि पानी में सिक्के को रखा जाए तो वो उठा हुआ प्रतीत क्यों होगा? तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर है पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। यदि आप पानी में कोई सिक्का यानी रुपया डाल दीजिएगा तो क्या होगा? वो उठा हुआ प्रतीत होगा। ऐसा प्रतीत क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वो सिक्का क्या होता है? उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है पारितंत्र में अपघटों की भूमिका क्या होती है? क्या बोला? पारितंत्र में। क्या? पारितंत्र में अपघटक। ध्यान दीजिए, पारितंत्र कहने का मतलब क्या हो गया कि स्थलीय पारितंत्र होता है, जलीय पारितंत्र, यानी कि पारितंत्र कहने का मतलब हुआ कि जहां मैदान यानी घास को हिरण और हिरण को बाघ खाता है, यानी एक जंगल हो गया, वो क्या हो गया? स्थलीय पारितंत्र। जो जल में ऐसा होता है तो वो क्या हो गया? जलीय पारितंत्र। तो समझिए पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि स्थलीय पारितंत्र का बात करेंगे उसमें क्या होगा? सबसे पहले घास जो है, घास को कौन खाएगा? बकरी। और बकरी को कौन खाएगा? मनुष्य। तो ये क्या है? पारितंत्र में ये आहार श्रृंखला चलते रहता है। ठीक इसी प्रकार घास को खाया कीट, मेढक, फिर सांप, फिर चील। मान लीजिए कि इस मेढक को, सांप को, चील को जैसे कोई खाया, एक जीव से दूसरे जीव खाया तो उसका अपशिष्ट छूट जाता है। क्या होता है? उसका अपशिष्ट छूट जाता है, यानी हड्डियां, टुकड़े छूट जाते हैं। तो उन हड्डियों और टुकड़े को क्या होता है? कौन गलाता है? अपघटक। जो उस हड्डी और टुकड़े को गलाता है उनको क्या कहेंगे? अपघटक। जैसे उसमें कुछ क्या होता है? कीड़े मकोड़े लगते हैं, कीटाणु, छोटे छोटे जीवाणु लगते हैं और उसको क्या करता है? सड़ा गलाकर अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? मिट्टी में मिला देता है। वो क्या हो गया? अपघटक। तो बोल रहा है कि पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या है? तो देखिए पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या है? पारितंत्र में कुछ सूक्ष्म जीव जैसे, देखिए पारितंत्र में क्या होता है? कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक एवं प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर एवं वर्ण पदार्थ का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। अतः ये अपघटक कहलाते हैं। छोटे छोटे बैक्टीरिया क्या करता है? सड़े गले पेड़ पौधे को या जीव जंतु को खाकर क्या करता है? उनको गला देता है अपशिष्ट पदार्थ को, तो वो क्या करते हैं? अपघटन कर देते हैं, यानी अपघटक हो गया। ऐसे जीव पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर एवं वर्ण्य पदार्थ में उपस्थित जटिल पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में विघटित कर देते हैं। इस अकार्बनिक पदार्थ को पौधे पुनः मिट्टी से ग्रहण करते हैं और पौधे वृद्धि करते हैं। अतः पारितंत्र में अपघटक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जैसे ही छोटे छोटे जीव क्या करेंगे? उन हड्डियों को खाकर, सड़ा गलाकर क्या करेंगे? या तो कोई पेड़ पौधे टूट कर गिर गया यानी गल गया तो उसको क्या करेंगे? छोटे छोटे जीव जंतु क्या करेंगे? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उनको गलाकर मिट्टी में मिला देंगे। पुनः क्या करेगा? फिर से नए पौधे उनका अवशोषण करके क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो ये क्या है? अपघटक की महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? ध्यान दीजिए कि हम लोग जब यहाँ पृथ्वी पे हैं तो हम लोग को आकाश काला नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे तो हमको क्या होगा? प्रकाश काला प्रतीत होगा। ऐसा क्यों होता है?
तो इसका आंसर है अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, अंतरिक्ष की यात्रा में जाएंगे, तो क्या होगा, वहां वायुमंडल उपस्थित नहीं होगा और ना ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है। ना ही वायुमंडल उपस्थित होता है, ना ही कोई प्रकीर्णन होता है। इसीलिए उन्हें आकाश नीला दिखाई देता है। इसीलिए आकाश नीला नहीं काला प्रतीत होता है। क्या बोला कि वहां क्या होता है, उसको कोई प्रकीर्णन न दिखाई देता है, ना ही वहां वायुमंडल, यानी जब हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वहां क्या होगा, हमें वायुमंडल नहीं रहेगा, उपस्थित नहीं रहेगा और प्रकीर्णन की उपस्थिति भी नहीं होगी। इसीलिए हमको आकाश नीला नहीं दिखेगा, बट क्या होगा, वहां हमको काला दिखेगा। नेक्स्ट है, एक लेंस की क्षमता +5D है, वह किस प्रकार का लेंस है। देखिए +5D है तो वह कौन सा लेंस होगा, तो इस लेंस जिसका +5D है वो हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर से है और ये सेकेंड चैप्टर से है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है, लेकिन दोनों का परिभाषा डेफिनेशन क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। तो फर्स्ट नियम देखिए क्या है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने के इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोला, जब प्रकाश की किरणें, जैसे प्रकाश की किरणें क्या होगी, हमारे पास आएगा और अपवर्तन के कारण क्या होगा, वो अपने ही माध्यम में, मतलब जिस रास्ते से वो आया उसी रास्ते से क्या होगा, पुनः वापस चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का फर्स्ट नियम हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। पूर्व पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाती है। विचलित होने के इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। देखिए, पर जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने के इस घटना को क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से क्या होता है, वो विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ये क्या था, अपवर्तन का परिभाषा था। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के क्या है, 2 नियम है। फर्स्ट नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होगा, तीनों एक ही तल में होगा। ध्यान दीजिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होगा, तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा नियम है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। इस नियम की खोज 1621 ईस्वी में किया गया था। देखिए दूसरा नियम में क्या बोला, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। ये आपतन कोण यानी आने वाली किरण और अपवर्तन कोण जो क्या होता है, अपने ही माध्यम में लौटता है, उसके बीच क्या होता है, उसके बीच ये संबंध बतलाता है। कौन, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। देखिए इस नियम के अनुसार किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा। तो अर्थात क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये क्या है, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है।
नेक्स्ट है अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी, क्या बोला? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी ये रहा और वक्रता त्रिज्या ये रहा, और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो ध्यान दीजिए, फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये फोकस दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधी है। F इक्वल क्या होता है? R/2। नेक्स्ट है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तल और अवतल लेंस में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। पहले भी बताए हुए कि एक साइड यदि आप याद करते हैं तो ये अंतर वाला में क्या होता है? ठीक उसके विपरीत हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या है? उत्तल लेंस में वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। जिसका क्या बोला कि जिस लेंस का बीच वाला भाग क्या होगा? मोटा और शीर्ष वाला भाग क्या होगा? पतला होगा, वो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। जैसे कि देखिए बीच का भाग क्या है? मोटा है, और पतले की भाग क्या है? बगल का भाग क्या है? पतला है। ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा हो अवतल लेंस कहलाता है। ये क्या है? किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है? पतला है। ये क्या है? अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस। नेक्स्ट है इसका फोकस दूरी पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होगा ये क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है, लेकिन अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है?